नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध विराम और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बढ़ती बगावत की चिंगारी पर चर्चा करेंगे और अंत में आज की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सीज फायर के बाद हमले को लेकर ट्रंप ने इजराइल को लगाई फटकार। कहा, अपने पायलट को वापस बुलाएं नेतन्याहू। भारत ने संघर्ष विराम का किया स्वागत। अमेरिका और कतर की भूमिका को सराहा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान, इजराइल से अब तक 3000 से अधिक भारतीयों की हो चुकी है सुरक्षित स्वदेश वापसी। वतन लौटने पर लोगों ने ली सुकून की सांस। भारत सरकार का जताया आभार। यूक्रेन पर रूसी सैनिकों का ड्रोन और मिसाइलों से हमला। 16 नागरिकों की मौत, 100 के करीब घायल। रूसी हमले में ट्रेन को भी पहुंचा नुकसान। ज़ेलेंस्की ने नाटो और यूरोपीय देशों से मांगी सैन्य मदद। ब्रिटेन में वेलफेयर रिफॉर्म को लेकर पीएम के खिलाफ पार्टी के 100 से अधिक सांसदों ने जताई नाराजगी। यूनिवर्सल क्रेडिट और पीआईपी में कटौती का हो रहा है विरोध। बिल अगले हफ्ते संसद में होगा पेश। सूडान के अस्पताल पर हुआ भीषण हमला, 40 से अधिक लोगों की मौत। हमले के बाद सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष जारी। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने घटना पर जताई गहरी चिंता। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की, तो दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिकी हमलों का बदला भी ईरान ने अमेरिका से ले लिया। पश्चिम एशिया में शांति का इजराइल, ईरान सहित दुनिया भर के लोगों ने स्वागत किया। वहीं अमेरिका और इजराइल ने दावा किया है कि दोनों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया और इसे कई साल पीछे कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की जब घोषणा की तो उसके बाद न सिर्फ पूरे पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया में खुशी की लहर छा गई। इजराइल और ईरान में लोग सड़कों पर आकर खुशी मनाने लगे। दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखी गई। तेल से जुड़ी कंपनियों और विमानन कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा गया। दरअसल 12 दिन से इजराइल लगातार ईरान के परमाणु संस्थानों, मिसाइल ठिकानों और सैन्य संस्थानों पर हमला कर रहा था। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल में कई हमले किए। 2 दिन पहले अमेरिका ने भी ईरान के 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद ईरान लगातार अमेरिका को बदले की कार्रवाई के लिए धमकी दे रहा था। सोमवार रात ईरान ने कतर स्थित अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया और इसे अपने बदले की कार्रवाई बताया। इस बदले की कार्रवाई के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई तो तभी लगने लगा था कि अब संघर्ष रुक सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस हमले में किसी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। हमें बस हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, वह भी न के बराबर। सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी सारी मिसाइलों को हमारी रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई नफरत वाली हरकत नहीं की जाएगी। मैं ईरान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमले से पहले इसके बारे में पहले ही सूचना दे दी गई थी। इसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई घायल। ईरान अब शांति की ओर बढ़ेगा। मैं इजराइल से भी यही उम्मीद करता हूं ताकि उस क्षेत्र में शांति कायम हो। मंगलवार सवेरे फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि इजराइल और ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं।
माना जा रहा है कि अमेरिका ने पहले इजराइल को युद्ध विराम के लिए मनाया, फिर कतर को ये जानकारी दी और कतर से ईरान को मनाने के लिए कहा। इससे अमेरिका को सफलता मिली। इसके बाद इजराइल और ईरान ने भी युद्ध विराम की पुष्टि कर दी। शुरुआत में कुछ युद्ध विराम उल्लंघन की खबरें आईं और दोनों ओर से उत्तेजना भरे बयान भी आए, लेकिन अंत में इलाके में युद्ध विराम का असर दिखने लगा। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में शांति की किरण दिखाई देने लगी है। एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसे कई साल पीछे धकेल दिया है, वहीं ईरान भी कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला कर इजराइल पर मिसाइलें बरसाकर अपने देशवासियों को ये बताने में कामयाब रहा कि उसने अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान अभी भी जारी है और इंतजार किया जा रहा है कि गाजा को लेकर कब युद्ध विराम के लिए कोई बातचीत सफल होगी। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल यही है कि आज ईरान के जो अखबार थे सवेरे सवेरे उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका से बदला ले लिया, काफ़ी वहाँ पर ईरान की वाहवाही हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसको पूरा नुकसान पहुंचा दिया गया है, उसको कई साल पीछे धकेल दिया गया है। सवाल यह है कि कौन जीता कौन हारा? देखिए, ईरान ने कल जो हमला किया अमेरिकी बेस पे, वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए थे, अपनी जनता को दिखाने के लिए कि ईरान ने कदम उठाया। और अगर आप देखें, हमले से पहले उन्होंने कतार को बता दिया था कि हम हमला कर रहे हैं, इसीलिए कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। मिसाइलें जरूर, मैं जैसी खबर मिली है कि 2 या 3 मिसाइलें जो है उस बेस पे हटी। तो अपने डोमेस्टिक जो अपनी जनता है, अपने नागरिकों को दिखाने में ईरान ये सफल हुआ कि भाई हाँ, हम अमेरिका से हारे नहीं, हमने अमेरिका ने जो हमला किया उसका बदला लिया। उन्होंने हम पे 6 हमले किए थे, हमने उसके खिलाफ 6 हमने मिसाइलें उनके खिलाफ दागी हैं, जो उन्होंने कहा। तो वो अपने डोमेस्टिक ओपिनियन के लिए बहुत अच्छी चीज थी, उन्होंने दिखाया। और मैंने तभी ये फोरकास्ट किया था कि अगर अब इसके बाद अमेरिका कुछ नहीं करता तो युद्ध विराम की संभावना है, और वही हुआ कि ईरान अपने नागरिकों को शांत करने में सफल हुआ। और ईरान को यह पता था कि इस युद्ध का चलना उसके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, और उसके मद्देनजर हमने देखा कि जब अमेरिका ने बोला कि युद्ध विराम करो, तो उन्होंने कहा कि अगर इजराइल की तरफ से हमला नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। ईरान ने यह भी कहा कि आखिरी हमला हमने इजराइल पे किया, मतलब इजराइल ने पहला हमला किया था तो हमने आखिरी किया। ये भी जो है घरेलू नागरिकों के लिए था कि हाँ, हमने अंत किया, उन्होंने शुरुआत की थी, हमने अंत किया। लेकिन अब आगे क्या होता है उसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ईरान ये जानता है कि युद्ध का जारी रहना उसके हित में नहीं है, और इसलिए ईरान शांति चाहता है। अब इजराइल इस पे कैसे अमल करता है ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसी खबर आई कि इजराइल के वायुयान इजराइल से चले थे, राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके ऊपर काफी कड़ी चेतावनी दी थी इजराइल को। अब उस पे क्या हुआ ये अभी पता चलेगा और ज्यादा बेहतर। आलोक जी, जिस तरह से कल अब जो चीज़ें पता चल रही हैं उसके अनुसार कतर में जो अमेरिकी बेस है उसको कल दिन से ही खाली कराना शुरू कर दिया था। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि ये जो सीज फायर हुआ है या जो कुछ कल के बाद हुआ है उसमें कतार की कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं? देखिए, कतार की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि कतार वो राष्ट्र है जो पहले हमास के साथ भी, हमास के लोगों को भी वहां पे उसने शरण दे रखी है, उसके साथ भी वो जो चर्चा चल रही थी इजराइल में उसमें भी कतार शामिल था। और कतार में इस क्षेत्र में अमेरिका का करीब करीब सबसे बड़ा बेस भी है। और जब इस बेस पर हमला हुआ उससे पहले ईरान ने दावा किया कि उन्होंने कतार को बता दिया, और ये काफी संभव है क्योंकि हमले से काफी पहले कतार की जो एयर स्पेस थी वो बंद कर दी गई थी। कतार एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स वगैरह सब कैंसिल कर दी गई थी, एयर स्पेस बंद कर दी गई थी। तो ये दर्शाता है कि ये बताया गया और ये हमला हुआ। इससे कुछ हद तक जैसे आप नूरा कुश्ती कहते हैं उस तरीके का एक वातावरण था कि हाँ, उनको दिखाना था कि हमने भी हमला किया, और तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई। और ये अंतरराष्ट्रीय शांति और क्षेत्रीय शांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, जिससे कि किसी भी देश को ये नहीं लगे कि वो झुक गया, और उसके साथ शांति भी स्थापित हो। आलोक जी, अगला सवाल ये है कि जो इजराइल और अमेरिका ये दावा कर रहे हैं कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो
उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, कई साल पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन जो फोटोग्राफ आ रहे हैं सैटेलाइट के, उससे ये पता चल रहा है कि ईरान ने जो एनरिच्ड यूरेनियम था उसको पहले ही वहाँ से हटा दिया था। क्या कुछ कहेंगे, इसका क्या कुछ असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए, ये कहना कि उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम हटा दिया था, ये फोटोग्राफ से नहीं पता चल सकता। वहां से सामान गया, आया, ट्रक्स आए गए, अब क्या गया उसमें, इसकी परिकल्पना ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते। बिल्कुल। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि उन्होंने हटा दिया था, पर अमेरिका ने हमला किया और तीनों जगह पे किया और बड़ा पिन पॉइंटेड हमला था। क्या नुकसान हुआ इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली जहां पे कि काफी गहरा था, जैसे नटांज वगैरह में था, जहां फोर्डो में जहां 80 मीटर से ज्यादा गहराई थी या क्या था, उसमें क्या हुआ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसी हर एक कोई ये जानता है कि इतना बड़ा बम जो दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशनल बॉम्ब है, अगर वो वहां पे गिरा होगा तो अवश्य ही त्राही मची हो। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान का परमाणु जो कार्यक्रम है वो काफी पीछे चला गया। अब कितना पीछे गया होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, कितने सेंट्रीफ्यूज नष्ट हुए, कितनी उनकी एनरिचमेंट फैसिलिटीज नष्ट हुई, क्योंकि जो अन्य जो उनके साथ संयंत्र थे उनमें से काफी ध्वस्त हो गए। इजराइल का वहां के अंदर काफी घुसपैठ है ईरान के अंदर, तो अगर इजराइल कहता है कि हमने खत्म कर दिया तो वो काफी हद तक सच होगा, अगर वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे अपने डोमेस्टिक ओपिनियन के लिए और सच बोल रहे हैं, क्योंकि इजराइल को ये जानकारी मिल जाएगी कि क्या वाकई में उनका परमाणु जो कार्यक्रम है वो खत्म हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके से हमले हुए आपने देखा कि इजराइल के नेतृत्व को, सैन्य नेतृत्व को, परमाणु वैज्ञानिकों को जिस तरीके से चुन चुन कर खत्म किया गया, वो दर्शाता है बड़ी साफ तौर से कि इजरायली जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने ईरान के अंदर काफी गहरी घुसपैठ बना रखी। आलोक जी, जिस तरह से बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी ओमान की मध्यस्थता में, पहला सवाल तो यह है कि क्या आगे भी अब कोई बातचीत की ज़रूरत है या आगे कोई बातचीत होगी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो सैंक्शंस हैं ईरान पे वो कब हटाता है, वो महत्वपूर्ण बात है। और सैंक्शन से पहले मुझे लगता है कुछ बातचीत होगी, कुछ बातों पे, कुछ मुद्दों पर एक सहमति बननी आवश्यकता है कि क्या आगे ईरान एनरिचमेंट करेगा, और अगर करेगा तो किस हद तक करेगा, और क्या उसके संयंत्र IAEA सुपरविजन के अंदर होंगे। क्योंकि अभी जैसे ही बातचीत होगी उसके बाद IAEA का दौरा होना चाहिए, और जो ईरान चाहेगा कि उस पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो हट जाएं, सैंक्शंस हट जाएं, क्योंकि उसके बाद ईरान जो है आर्थिक रूप से प्रगति करने के में सक्षम होगा। और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन अभी कभी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि खबरें ऐसी भी आई हैं, ईरान और इजराइल दोनों ने ये दावा किया है कि सीज फायर के बाद भी दोनों के ऊपर हमले हुए हैं। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इसका पता तो थोड़े समय बाद चलेगा, और इसीलिए ये देखना होगा कि ये सीज फायर कितनी स्थायी है। गाजा को लेकर के भी कोई बातचीत हो सकती है क्या आने वाले दिनों में? देखिए, हो तो सकती है, हालांकि मुझे इजराइल का रवैया इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि वो गाजा पर बातचीत करने में इच्छुक है। विशेषकर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ये कोशिश है कि जो युद्ध है ये चलता रहे, कुछ ना कुछ युद्ध चलता रहे, क्योंकि वो कुछ हद तक उनकी गद्दी को भी सुरक्षित रखता है। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगाव की आग एक बार फिर बढ़ने लगी है। यहां अलगाववाद के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे बलूच लिबरेशन फ्रंट ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान के कई प्रमुख इलाकों पर कब्जा कर लिया है। BLF का दावा है कि पाकिस्तानी सेना कई इलाकों से पीछे हट रही है। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाक सेना प्रमुख के बीच लंच पर हुई मुलाकात को लेकर भी बलोच नेता पाकिस्तान को घेर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ वर्षों में बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी के लिए इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जिसे पाकिस्तानी शासकों ने अब तक दबा कर रखा था। इसलिए बलूचिस्तान में कई विद्रोही संगठनों ने पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में बगावत की आवाज बुलंद कर रखी है। बलूच अलगाववादियों ने अपने अभियान को रफ्तार देते हुए हमले तेज कर दिए हैं। हाल के दिनों में ये हमला इतना भीषण होता है कि पाकिस्तानी सैनिक बलूचों के नाम से कांपने लगे हैं। बलूच कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक दावा करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना अब सिर्फ क्वेटा तक ही सिमट कर रह गई है। पिछले 2 दिनों में बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने अपने हमले को धार देते हुए कई सरकारी ठिकानों पर कब्जा करके आग लगा दी और हथियार भी लूट लिए। BLF प्रवक्ता ने दावा करते हुए कहा कि उसके लड़ाकों ने शनिवार को मस्तुंग जिले के करदगब शहर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के बाद BLF के लड़ाकों ने करदगब मांगचुर लिंक रोड पर अस्थायी चौकियां स्थापित करते हुए जांच के दौरान 3 बाहरी लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। समूह का दावा है कि उन्होंने आधी रात तक सड़क पर नियंत्रण बनाए रखा। 5 घंटे की नाकेबंदी के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का कोई अता पता नहीं था। बहरहाल पश्चिम एशिया में तनाव के बाद अब पाकिस्तान को भी घरेलू मोर्चे पर डर सताने लगा है। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान ने पहले चीन के साथ बलूचिस्तान में मौजूद खनिजों का सौदा किया, लेकिन चीनी कर्मचारियों पर जब विद्रोहियों के हमले बढ़ने लगे तो बीजिंग ने सरकार को दरकिनार करते हुए सीधी बातचीत का सहारा लिया। इससे चीन पर विद्रोहियों के हमले तो कम हो गए, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की मुसीबत बढ़ गई। इसलिए पश्चिम एशिया में तनाव का फायदा उठाते हुए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका का रुख किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दौरे में मुनीर ने बलूचिस्तान स्थित महंगे खनिजों का सौदा किया। पाकिस्तान के मंत्री का नेशनल असेंबली में दिया बयान भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है, जहां उन्होंने कहा कि मुनीर की अमेरिका यात्रा का असली मकसद बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों का सौदा करना था। हालांकि पाकिस्तान सरकार अब भी इसे रणनीतिक वार्ता बता रही है, लेकिन विपक्ष और मीर यार बलोच जैसे नेताओं ने इसे एक छिपी हुई सौदेबाजी करार देते हुए पाकिस्तान और अमेरिका पर निशाना साधा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचों पर ढाए जा रहे जुल्म की खबरों को प्राकृतिक संसाधनों से लैस इसी जमीन में दफन करने की नाकाम कोशिश की। इसी कोशिश के तहत न सिर्फ बलूचिस्तान को इंटरनेट जैसे आधुनिक सुविधाओं से मरहूम कर दिया गया, बल्कि अकूत बहुमूल्य खनिज संपदा का दोहन करते हुए वहां के लोगों के हितों को लगातार नजरअंदाज करता रहा। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो काफ़ी कुछ वहाँ से आपके पास खबरें आती रहती हैं, और इस वक्त जो खबर आ रही है, बलूच लिबरेशन फ्रंट का दावा है कि उसने कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ दिया है, कई जगह अपने नाके लगा दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से के ऊपर करीब करीब कब्जा करके बैठा हुआ है, और जो है सूर्य ढलने के बाद तो उनका एक छत्र राज रहता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी हमला कर लेवाइज का पुलिस स्टेशन कैप्चर किया, उनके आर्म्स रिकॉर्ड सारे कब्जा कर लिए, और उसके बाद उन्होंने कई सड़कों पर नाकाबंदी कर दी, ये दर्शाता है कि उनके पास कितनी शक्ति। जहां दक्षिण पश्चिम में बलोच लिबरेशन फ्रंट हमला कर रहा है, वहां और अगर उत्तर में जाएं हम तो जो वो इलाका है जो वहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी कई लोगों के ऊपर हमले किए हैं।
तो ये दर्शा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से जनमानस में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत का वहां जो कब्जा है वो कमजोर पड़ता चला जा रहा है। और जैसा कि आपने सही बताया कि चीन और उसकी कंपनियों ने इस बात को बड़ी जल्दी रियलाइज कर लिया कि अगर उनको अपना कुछ कार्य करना है तो उन्हें बलूच राष्ट्रवादियों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और समझौता करना पड़ेगा। और उसके बाद से चीनी कंपनियां जो हैं बलूच राष्ट्रवादियों से बात कर रही हैं और उनको कर दे रही हैं इस क्षेत्र में कार्य करने के। आलोक जी, अगर इस इलाके की बात करें तो कुछ महीनों पहले आप और हम जब बात करते थे, जिस समय डॉक्टर मेहरंग बलोच को वहां पर गिरफ्तार किया गया था और काफ़ी वहां पर लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, उसके बाद जो परिवर्तन आया है उसमें पाकिस्तानी सेना को वहां पर कानूनों में बदलाव करके काफ़ी अधिकार वहां पर दे दिए गए हैं। तो इसका कितना असर इस पूरे इलाके में और जो अलगाव का आंदोलन वहां पर चल रहा है उस पर आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान पहले भी बलूचिस्तान पर इस तरीके से शासन करता आया है जैसे वो एक विदेशी भूमि पर आधिपत्य जमा के बैठा हो। और आपने देखा कि वहां के लोगों के जिस तरीके से अधिकारों के ऊपर दमन होता रहा है। लेकिन अभी पिछले समय से इन्होंने जो कानून बनाया है वहां पे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी कारण के और 2-2, 3-3 महीने तक रखा जा सकता है। आपने देखा जिस तरीके से डॉक्टर मेहरंग बलोच को हवाई अड्डे से पकड़ कर लाए गए और उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और उनको हिरासत में रखा गया है। तो बलोच जो जनमानस है उसके अंदर भयंकर आक्रोश है और पाकिस्तान के इस आधिपत्य के खिलाफ अधिकांश जनमानस जो है विद्रोह कर रहा है। और जैसा कि मैं और आप नहीं कह रहे बल्कि पाकिस्तान की संसद में भी फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है आज। ऐसी स्थिति हो गई है। तो वो दिखला रहा है कि क्या हालात है और हमें इसे समझना चाहिए कि बलूचिस्तान कोई छोटा इलाका नहीं है। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान का 43% जो है जो क्षेत्रफल है वो बलूचिस्तान, हालांकि जनसंख्या काफी कम है और यहाँ पे अधिकांश खनिज पदार्थ जो है वो यहीं पे है। चाहे आप सैंडक कॉपर माइंस की बात करें या ग्वादर पोर्ट की बात करें, यहाँ बड़ी बड़ी खनिज संपदा है। यहाँ लौह अयस्क मिलता है, आपको कोयला मिलता है, कई जो खनिज पदार्थ हैं जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं वो सब यहाँ मिलते हैं। तो आलोक जी, इस सब के बीच मीरियार बलोच की बात करें या दूसरे बलोच नेताओं की बात करें, वहाँ पर असेंबली में भी इसको उठाया गया है। जो हाल ही में फील्ड मार्शल मुनीर की और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी लंच पे, ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर बलूचिस्तान के खनिजों को लेकर के वहां पर बातचीत हुई है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस तरीके की बातें हो सकती हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो है अन्य राष्ट्रों के साथ भी खनिज संपदा के लिए डील्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा सुनने में आया यूक्रेन के साथ वो एक चाहते हैं इस तरीके का कोई एग्रीमेंट हो जाए, समझौता हो जाए। हो सकता है पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं क्योंकि सैंडक कॉपर माइंस बहुत बड़ी कॉपर माइन मानी जाती है। बलूचिस्तान के अंदर जो है तेल और गैस का भी प्रचुर भंडार है और कई अन्य खनिज संपदाएं यहाँ पाई जाती हैं। तो इसकी पूरी संभावना है कि असीम मुनीर जो व्हाइट हाउस में लंच पर निमंत्रित थे, हो सकता है वो इन्हीं खनिज संपदाओं का सौदा करने के लिए वॉशिंगटन डीसी गए। तो संभावनाएं हैं। चीन तो पहले से वहां पर है, अब अमेरिका को भी ऑफर करना। संक्षेप में जल्दी से आलोक जी। देखिए, चीन जो है वहां पर जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट, और वो काफी हद तक निवेश कर रहा है। चीन का जो कार्य है वो कंस्ट्रक्शन और निवेश का है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर कई फैक्ट्रियां स्थापित हो जाएं जो चीनी कंपनियों के द्वारा संचालित हों और जिसमें पाकिस्तानी वर्कर्स कार्य करें। अमेरिका वहां की खनिज संपदा में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वहां के जो एयरफील्ड्स हैं उसमें भी शायद इंटरेस्टेड हो। जब तक ये युद्ध चल रहा था ईरान, अफगानिस्तान और अन्य इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए हो सकता है उसमें भी इंटरेस्ट हो। पर ये दोनों ही राष्ट्रों का इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के संसाधनों पर कब्जा करने की एक होड़ भी है और चाह भी है।
लेकिन ये दोनों ही ये जानते हैं कि बिना बलोच राष्ट्रवादियों को साथ लिए शायद ये आगे ना बढ़ता। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में। आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन्स और मिसाइलों का हमले में 16 नागरिकों की मौत, 100 के करीब घायल। कीव में अपार्टमेंट पर गिरा मलबा, 9 मौतें। वहीं रूस के हमले लगातार चौथे साल भी जारी। जेलेंस्की ने नेटो और यूरोपीय देशों से मांगी मदद। यूक्रेनी ड्रोन हमले भी अब रूस के इलाकों में तेज। भूमजयी थाई पार्टी ने सरकार से अलग होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा की। प्रस्ताव अगले हफ्ते संसद में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री पैतोंग टॉन पहली बार सदन में बहुमत की परीक्षा देंगी। सीमा विवाद को लेकर जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा। सरकार ने कहा गठबंधन मजबूत है, घबराने की बात नहीं। म्यांमार के पूर्वी हिस्से में घोटालेबाज गिरोहों के कब्जे से 200 विदेशी निकाले गए। अब तक थाई म्यांमार सीमा पर फंसे हैं सभी लोग। स्थानीय विद्रोही गुट कर रहे हैं वापसी की निगरानी। वर्षों से साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे कैंप। यूएन ने इस पर पहले ही जताई थी चिंता। ब्रिटेन में वेलफेयर रिफॉर्म को लेकर पीएम के खिलाफ पार्टी के भीतर नाराजगी। 100 से ज्यादा लेबर सांसदों ने किया विरोध का ऐलान। दिव्यांग और बीमारों के लिए समर्थन नहीं मिलने पर सवाल। यूनिवर्सल क्रेडिट और पीआईपी में कटौती की योजना पर बवाल। बिल अगले हफ्ते होना है संसद में पेश। फ्रांस में मजदूर यूनियनों और नियोक्ताओं में सहमति नहीं बनी। पीएम फ्रांसवा बायरो ने दोनों पक्षों को तलब किया। पेंशन सिस्टम में सुधार को लेकर महीनों से चल रही थी बातचीत। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सरकार पर बना अस्थिरता का खतरा। सूडान के अस्पताल पर हुआ हमला, 40 से ज्यादा की मौत, कई घायल। अल मुजलद अस्पताल बना निशाना। हमले के बाद वेस्ट कोर्डोफन में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी है संघर्ष। WHO प्रमुख ने घटना पर जताई गहरी चिंता। संघर्ष अप्रैल 2023 से जारी है।